जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चल रही है सीटेट की सीरीज, तो उसी में फिर से आज हम लेकर के आए हैं एक और नया पेपर। तो करते हैं शुरुआत। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। जी, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1। दो सम संख्याएं और दो विषम संख्याओं का योग सदैव होता है। देखो सुनो, कोई भी दो सम संख्याएं ले लो, जैसे हमने कहा 4 + 2 कितना आएगा 6। कोई भी विषम संख्या ले लो, हमने कहा 3 और 5 कितना आएगा 8। अब वो कह रहा है इनका भी योगफल 8 और 6 14। तो कैसी संख्या आएगी? एक सम संख्या आएगी। तो भैया सदैव कैसा होता है? सम संख्या। सदैव कैसा होगा? सम संख्या। वो कह रहा है दो सम और दो विषम। अब ना एक बात लिखिएगा, अगर मैं कभी भी दो सम संख्याओं को जोड़ता हूं, सम प्लस सम, तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अगर यदि मैं दो विषम संख्याओं को जोड़ता हूं, कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं, तब भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। अगर हमने कहा एक सम हो और एक विषम हो, एक सम हो और एक विषम हो, तो हमें भैया एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिखा होता सम 4 + 6 कितना आएगा 10। मैंने लिखे होते तीनों विषम, मैंने कहा 3 + 7, तब भी कितना आएगा 10, क्योंकि दोनों विषम संख्या। लेकिन मैंने कहा एक सम लिख ले रहे हैं, एक विषम लिख ले रहे हैं। 7 और 4 11, ये कैसी संख्या आएगी? एक विषम, जबकि दोनों कैसी आएंगी? सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िएगा सवाल, मोस्टली आते रहते हैं सीटेट में ऐसे सवाल। वो कह रहा है केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में बांटा गया। यानी कि एक कोई टुकड़ा था आयताकार, इसके 4 हमने बराबर पार्ट कर दिए। इसमें से एक भाग को पुनः 2 भागों में बांटा गया। इसमें से किसी एक भाग को फिर से पुनः 2 भागों में बांटा गया। इसको हमने 2 बराबर पार्टों में कर दिया। इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः फिर से 4 भागों में बांटा गया। फिर से पुनः 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गए 4 पार्ट। अब वो क्या कहना चाह रहा है? तो सबसे छोटे भाग का सबसे छोटा भाग होगा, यानी वो ये वाले पार्ट के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप ऐसे समझिएगा, सबसे छोटे वाले पार्ट को आप 1 मानो कि ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी, तो यानी ये हिस्सा 4, तो ये भी हिस्सा 4 ही होगा ना, क्योंकि हमने इसका आधा किया। 4 और 4 8। अच्छा साहब, जब ये वाला पार्ट हमारा 8 हिस्से को दर्शा रहा, तो ये भी तो 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, क्योंकि चारों पार्ट कैसे थे? इक्वल। तो भैया 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32। तो देखो टोटल को नीचे लिखेंगे 32। अब वो कह रहा है इस छोटे वाले हिस्से को बताओ, छोटे वाला हिस्सा कितना है? 1, तो 1/32 और आंसर होगा। तो भैया केक का 1/32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा सवाल। वो कह रहा है जीवन एक आयत में 100 समान वर्गों में विभाजित करता है, यानी एक आयत को 100 समान वर्गों में विभाजित करता है। मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देती है, जबकि महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देता है। तो इस आयताकार आव्यूह में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं, सबसे बड़ी संख्या पूछना चाह रहा है 1 से लेके 100 तक के बीच में। अब आप ऐसे समझिएगा, आपने ना एक गिनती का चार्ट ले रखा है। अब आप ऐसे समझिएगा, आपने एक नंबर टेबल वाला एक चार्ट ले रखा है, जिसमें आपने 1 से लेके 100 तक की गिनतियां लिख रखी हैं। ठीक है। तो जो मीनू है वो हर 8वें गुणज को, यानी कि वो क्या करेगी? 8 को 16 को 24, 8 चौक 32, वो ऐसे ही भरती रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो महीना है वो 9 को भरेगी। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ये ऐसे ही भरती रहेगी। ठीक है। चलो मैं आगे तक लिख देता हूँ। 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 9 80। फिर इसके बाद भी भरेगी आगे 80 और 8 88। 88 के बाद 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 96। ठीक है। अब ऐसे ही 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 ढाई
90। ठीक है, फिर 90 के बाद एक और संख्या मिलेगी 99। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आती हो। तो तुम्हें दिख रही होगी एक 72 ऐसा नंबर है जो दोनों कलर में आता है। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक है, अब ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, इतनी जल्दी क्यों लिखेंगे पेपर में। तो हमें क्या चाहिए, इस 8 और 9 से कटने वाली संख्या, इन द सेंस बोले तो एलसीएम। 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 72। तो 72 एक वो सबसे छोटी संख्या होगी जो सबसे पहले कटेगी, लेकिन उसने स्पेशली कहा है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक में 72 होगा। 72 के बाद कौन सा आता, 144, ये 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करिएगा सवाल जरा। हाँ जी, तो वो ये कहना चाह रहा है अनाहत 3 से लेके 11 तक की संख्याओं का उपयोग करके एक 3x3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती है, तो पंक्ति में संख्याओं का योगफल। तो देखो, जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप इसको जोड़ दो 3 से लेके 11 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डिवाइड बाई संख्या गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 3x3 का है इसलिए 9 संख्याएं होंगी। अब आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। हाँ जी, जोड़िएगा। तो आपने लिया एवरेज, लेकिन वो पूछ रहा है प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में। तो आप क्या करेंगे, 3। भाई प्रत्येक पंक्ति का योगी तो पूछ रहा, वो आपसे करना क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जोड़िएगा। हाँ जी, जैसे ही हमने जोड़ा तो इसको आ रहा होगा 63 और डिवाइड बाई 3 कितनी बार कटेगा, 21 बार, क्योंकि हर एक में योगफल 21 आएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक में योगफल 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी में 11 तो लिखा होगा ना। भाई आपने क्या करा, ये वाली टेबल बनाई 3x3 की। अब इसमें तुम्हें ये नंबर लिखने, और वो पूछ रहा है एक पंक्ति का योगफल कितना होगा। तो एक पंक्ति में योगफल कितना आएगा, 21। अब आपको कैसे भी करके 21 लेके आना है हर एक पंक्ति में। बढ़िया, आगे वो कह रहा है x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनका योगफल 110 है और अंतर 100 है। तो देखो सुनो, अंतर कितना है, कि इन दोनों के बीच का अंतर 100 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब भाई क्या अंतर 100 होगा, कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि योग 110 पर आएगा और अंतर कितना आएगा, 100। ठीक है, ऑप्शन से हटा दीजिए, या फिर आप लिखिएगा x + y बराबर 110 और x - y बराबर 100। फिर समीकरण जोड़ के आधा, घटा के आधा, नहीं तो ऐसे सवाल ऑप्शन से हिट कर देंगे हम लोग। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। मैंने एक क्लास में 9 का रूल लिखा था। 9 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। हाँ भाई, सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अच्छा, 3 का रूल क्या होता है, जरा 3 का रूल बताओ। 3 का रूल भी यही होता है कि सभी अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। 9 का रूल, सभी अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। हाँ भाई, तो सबको जोड़ो, या फिर जोड़ के कैसे भी 9 करना है तुम्हें। जैसे कि 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 5 और 4 9, कितना बचा, 2 और 1 3, नहीं होगा डिवाइड। हाँ भाई, 6, 7, 8 और 1 9 कट जाएगा। 6 और 5 11 और 1 12 बनेंगे, नहीं कट पाएगा। हाँ भाई देखो, 6 और 3 9, 6 और 1 7 और 7 14, नहीं डिवाइड होगा, बचा यही 6 और 3 9, 6 और 1 7, 7 और 5 12। अच्छा, 7 9 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत लिख दिया क्या। हम ऑप्शन फिर से एक बार चेक करते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक एरर हो। 6 और 3 9, 5 और 4 9, ठीक है, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब हमने कहा 6 और 3 9, 6 और 1 7, 7 और 5 12, होनी ये भी नहीं है। 6 और 3 9, 7 और 1 8, 8 और 6 8 और 6 14, होनी ये भी नहीं है। 6 और 1 7, 7 और 5 12, होनी ये भी नहीं। भाई 4 ऑप्शन ना गलत लिखे हुए, किसी ना किसी का ना एक सम डिवाइड बाई 9 एग्जैक्ट हुआ, कंफर्म, ठीक है। हाँ, मैं चेक करूंगा, टाइम लगेगा। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7। वो ये कहना चाह रहा है H अक्षर में बने सभी कोणों का योगफल। देखो सुनो, H अक्षर में बने कोण, जरा आप इस H को ध्यान से देखो, एक कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सबके सब कितने डिग्री के होंगे, 90 के। 4 है,
तो 9 गुणा 4, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज के कोणों का योगफल, त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है 180, नहीं होगा साहब। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, देखो चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और चारों का योगफल कितना होता है 360, बिल्कुल आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख, बिल्कुल नहीं होगा, त्रिभुज का तो हो ही नहीं सकता। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बने एक कोण का 4 गुना, वही 6 चौक 24, नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बी। पढ़िएगा आगे। एक 12 हाँ जी तबीयत खराब है। एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 बजे पर मिनट की सुई सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी। अब सुनो, तुम्हें 9 बजाने, तो देखो 9 कुछ ऐसे बजेंगे क्योंकि 9 यहां होगा और 12 यहां होगा, भाई यहाँ 3 होगा और यहाँ 6 होगा। जब आप इसमें 9 बनाएंगे तो देखो घंटे वाली सुई तो इधर होगी, सॉरी मिनट वाली सुई इधर होगी और घंटे वाली सुई इधर होगी। वो कह रहा है इनके सिरे के बीच की दूरी क्या होगी। यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 है और घंटे की सुई की लंबाई कितनी है 3 है, तो पूछ रहा है इनके सिरों के बीच की दूरी ये वाली। अच्छा साहब, हम 90 डिग्री में जानते हैं इसके सामने वाली भुजाओं क्या कहा जाता है कर्ण। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। हाँ भाई कर्ण का स्क्वायर भैया 16 9 कितने होते हैं 25। तो कर्ण कितना आ जाएगा 5, कर्ण कितना आ जाएगा 5। तो बस उन दोनों के बीच की दूरी भैया कितनी हो जाएगी 5। तो जरा अगला सवाल करिएगा आप लोग। हाँ जी, शिक्षक ने कक्षा के 5 विद्यार्थियों को 3 आकृति वृत्त वर्ग और त्रिभुज दिया। ठीक है, एक वृत्त दिया, एक वर्ग दिया और एक त्रिभुज दिया। उसने पूछा इनमें से कितनी आकृतियों को आधे गुणन के बाद समान रहेंगी। अच्छा, मैंने कल तुम्हें 2 गुणन बताए थे, एक सिमेट्रिक वाला और एक रोटेशन वाला। ठीक है, सिमेट्रिक में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना और घूर्णन में क्या करना होता है उसको घुमाना होता है। हाँ भाई, तो वही क्या कहना चाह रहा है, वह अपने विद्यार्थियों को निम्न में से किसका अध्ययन कराना चाह रही है। हाँ जी, जब घूर्णन करेगा तो कौन सी सममिति घूर्णन, भाई ये हो नहीं सकता। तो बस ये घूर्णन सम्मति के बारे में बता रहा है। ना समझ में आए तो कल वाली वीडियो देख लो, घूर्णन सम्मति हमने कैसे समझाई है। ठीक है, पढ़िएगा। बिंसी का जन्म 8/8/2007 को हुआ, 31/7/2022 को वो कितनी साल की होगी। अच्छा देखो 31/7 और वो कह रहा है 8/8, तुम सीधे समझो ये 31/7 तो बस मात्र 8 तारीख में 8 ही दिन तो कम है पूरी साल में, जिसमें 8 दिन कम होंगे, आंसर वही होगा। या तो आप ऐसे समझो या फिर सीधे इसके नीचे लिख दो। हाँ भाई, तो हमें क्या करना होगा, पहले लिखना पड़ता है ईयर, जैसे कि 2022, फिर 7वां महीना, फिर तारीख। हाँ भाई, फिर 2007, फिर 8वां महीना और फिर 8 डेट। हाँ भाई, 31 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 और 3 11, 3 और भैया 23। 7 में से 8 जा नहीं सकते ना। अब देखो ये मंथ है, ये क्या है मंथ है, तो जब मैं इधर पूरा कैरी लूंगा तो पूरे 12 महीने आएंगे। 12 और 7 19, 19 में से 8 को घटाओ क्योंकि ये 12 और 7 हो जाएंगे 19, 19 में से 8 गए तो कितना बचेगा 11। अच्छा साहब, क्योंकि हम पूरी 1 साल इधर ले गए हैं तो कितना बचा होगा 21, 21 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 14, 14 साल 11 महीना 23 दिन, 14 साल 11 महीना 23 दिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बस घटाना आना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हाँ जी, जरा सवाल को पढ़ो। इस सवाल को मैंने स्टार बना दिया, इसका रीजन है, जरा आप सवाल को पढ़िएगा। और वो ये कहना चाह रहा है जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट आई। सोचो आपके घर के बिजली का बिल है ये, और अगले माह 345 आई। अगले माह कितनी आई 345 आई। अब उसने कहा है प्रथम 50 यूनिटों के लिए 4, प्रथम 50 के लिए 4, 51 से लेके 100 तक 5, लेकिन 100 के बाद तो इसमें है ही नहीं ना डाटा, इसका मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि इसमें हमें भाई यूनिट चाहिए 345 और उसने कहा 51 से लेके 100 तक, 100 यूनिट से ऊपर के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा है। आयोग ने इसको ना रद्द कर दिया सवाल को।
क्योंकि आधा अधूरा सवाल है। पढ़िएगा सवाल, एक खिलौना कार का मूल्य 35 रुपए है, एक केले का मूल्य 2.5 रुपए है, एक नोटबुक का मूल्य 25 रुपए है तथा नींबू जूस के एक गिलास का मूल्य 12 रुपए 50 पैसे है और उनके पास मात्र कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है? हाँ साहब देखो सुनो, उसे एक नोटबुक चाहिए। क्या चाहिए? एक नोटबुक। और एक नोटबुक कितने की आएगी? 25 की आएगी साहब। उसके बाद में उसको चाहिए एक केला। क्या चाहिए? एक केला। और एक केले का मूल्य कितना भैया? 2 रुपया 50 पैसा। और उसको चाहिए एक गिलास जूस। जूस का मूल्य कितना? 12 रुपया 50 पैसा। 12, 13, 14, 15, 15 और 25 कितने होते हैं? 40। यानी इस संयोजन के लिए उसे चाहिए था 40 रुपया। लेकिन जूस के भैया 2 गिलास है। जूस के कितने गिलास हैं? 2 गिलास। तो आप क्या करेंगे? 12.5 दूनी 25। तो देखो 25 और 25 50, 2 रुपया 50 पैसा। तो वो ये वाला संयोजन नहीं कर सकता। ठीक है। अब उसके बाद खिलौना कार, एक खिलौना कार चाहिए। एक खिलौना कार कितने की है? 35 की। एक खिलौना कार कितने की है? 35 की। 2 केले चाहिए। एक केले का मूल्य 2 रुपया 50 पैसा। तो 2 केले 5 रुपए के। हाँ भाई 2 केले कितने के आएंगे? 5 रुपए के। एक नोटबुक चाहिए। एक क्या चाहिए उसे? नोटबुक। और नोटबुक कितने की आएगी? 25। तो देखो 25 और 5 30 और 30 60 और 5 65। जेब में कितने? 50। नहीं ले पाएगा ना। हाँ भाई एक नोटबुक चाहिए। नोटबुक 25 की। 2 केले चाहिए। हाँ भाई एक की जगह क्या चाहिए? 2 केले। देखो नोटबुक 2 केले जूस का एक गिलास। जब पहला नहीं ले रहा तो दूसरा कहां से ले लेगा? हाँ भाई उसने कहा 2 नोटबुक ले लो। क्या? 2 नोटबुक। एक नोटबुक का मूल्य कितना है? 25। एक नोटबुक का मूल्य कितना है? 25। तो 2 नोटबुक का कितना होगा? 25 दूनी 50। और एक केला कितने का होगा? 2.5 रुपए का। एक केले का मूल्य कितना होगा? 2.5 रुपया। तो 50 और 2 52 रुपया 50 पैसा। संयोजन तो उसका किसी के पास नहीं है। कहां गलती कर दी? बस भैया आप अभी 1 सेकंड रुकिएगा, मैं इसकी गलती देखता हूं। हाँ चेक करिएगा इसका ऑप्शन सी वाला। भाई वो कह रहा है एक नोटबुक कितने की आएगी? 25 की। 2 केले। एक केले का मूल्य 2.5। तो 2 केले का मूल्य 5। भाई जूस का एक गिलास है, वहां जूस के 2 गिलास थे, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। जूस का एक गिलास। जूस का एक गिलास कितना? 12 रुपए 50 पैसे। 12 रुपए 50 पैसे। तो देखो 25 और 5 30, 50 से कम है ना। तो इसका संयोजन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है? वो अधिकतम क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ भाई भुजाएं 3 और 4 वाला आयत। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3। लंबाई कितनी है? 3। और चौड़ाई कितनी है? 4। 4 3 12। स्क्वायर विद द साइड ऑफ 3, यानी कि भुजाओं 3 इकाई वाला वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 9। वो कह रहा है 2 इकाई वाला व्रत। 2 इकाई वाला व्रत। अब हमें पता है इस व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। 22 चौक 88/7। तो 12 7 84 होते हैं। यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 12 से ज्यादा आएगा। हाँ भाई भुजा 3 और 4 इकाई वाला समकोण। तो देखो सुनो समकोण वो ये कह रहा है कर्ण को छोड़ के एक 3 होगी एक 4 होगी। तो ये कितनी होगी? 5। अभी पीछे वाले सवाल में इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 3 दूनी 6। अच्छा सबसे ज्यादा किसका आएगा? अधिकतम 12 था और ये 12 से कुछ ज्यादा है, यानी कि 2 इकाई वाला व्रत। इसका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है हाँ जी आना ही एक सवाल ऐसा। तो वो कह रहा है गणित के एक टेस्ट में कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। ठीक है अंक दे रखे हैं। तो कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो सुनो 5 या 5 से अधिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो कितने लोगों ने 16, यानी हमें 5 भी काउंट करना और 5 से अधिक वाला भी काउंट करना है। हाँ जी, निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति में दाएं ओर क्या होगा? तो देखो 1 + 3 कितना होता है 4, 1 3 5 कितना होता है 9, 1 3 5 7 कितना हो जाएगा 16। तो हमें ये पता लगी इससे आगे क्या आने वाला, 1 3 5 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये विषम संख्या नहीं है, तो 7 के बाद क्या आता है 9, 7 के बाद क्या आता है 9। तो बस देखो हमें 16 में 9 ही तो जोड़ना था, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, हाँ साहब, आखिरी सवाल हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। एक सवाल आयोग ने गलत माना है और एक सवाल टाइपिंग एरर हो गया है व्यवस्था वाला। ठीक है, बाकी वो ठीक था। बाकी भैया फिलहाल आज के रखते हैं इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल एग्जाम के बाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।